हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है समुच्चय, जिसको हम इंग्लिश में सेट्स कहते हैं। आज हम जानेंगे कि समुच्चय क्या होता है। और यकीन मानिए, आप यदि आज इस लेक्चर पर रुक गए तो आपको बेस समझ में आएगा कि आखिर समुच्चय था क्या, समुच्चय के बारे में किसने सोचा, समुच्चय के रियल में है क्या, समुच्चय को हम कैसे पहचाने, समुच्चय की सारी चीज़ों के बारे में आज आप जानने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं अध्याय फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम क्या है, सेट्स, जिसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय। ठीक, देखिए समुच्चय है क्या। समुच्चय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो समुच्चय के बारे में सबसे पहले सोचना स्टार्ट किए थे किसने, जर्मन के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। उन्होंने क्या किया, समुच्चय के बारे में सोचना प्रारंभ किया। अच्छा, समुच्चय के बारे में उन्होंने कब सोचा, जब वो उस गणित के सवालों को हल कर रहे थे, वो भी में गणित में त्रिकोणमिति, ठीक ना, यानी बोला जाए कि ट्रिग्नोमेट्री। जब ये ट्रिग्नोमेट्री को हल कर रहे थे तब इनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम सवालों का एक समूह बनाएं, ठीक ना। जैसे आप देखते हैं वस्तुओं का समूह हो जाता है, जैसे भेड़ बकरियों का समूह बनता है, ठीक ना, गाय बैलों का समूह बनता है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे क्या होता है, गाय बैल खूब सारे एकत्रित रहते हैं, उनका एक समूह बन जाता है। बस सेम वैसे ही, ठीक ना, वैसे ही दैनिक जीवन में भी रिप्रेजेंट होता है। अगर आप देखें तो समुच्चय आप कितने सारे, बहुत सारी देखिए कुर्सियां हैं, कुर्सियों का आप समूह देखते हैं, वही तो समुच्चय है। और क्या है, ठीक ना, बहुत सारी चीज़ें आप देख लीजिए। मान लीजिए आप किसी मोबाइल शॉप पे गए, तो मोबाइल शॉप में अगर आप जाते हैं तो मोबाइलों का जो समूह होता है वही क्या होता है, समुच्चय होता है। ठीक है, कपड़े लेने गए, मान लीजिए बहुत सारे शर्ट हैं, शर्ट रखे हुए हैं, तो शर्टों का जो समूह हुआ वही तो समुच्चय है। यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अच्छा सोचिए, कमाल का बंदा था, ठीक ना, ये बंदा कमाल का था। ठीक, सोचिए जिसने सबसे पहली बार वस्तुओं के सुपरिभाषित मतलब वस्तुओं के समूह को समुच्चय नाम दिए। ठीक, आप सोच सकते हैं ठीक कि कितने कमाल के रहे, ठीक ना, कितनी बेस्ट सोच, कितनी अंदरूनी सोच इन्होंने निकाला कि यार ये जितने सारे भी वस्तुएं हैं, ठीक ना, क्या इससे पहले समूह किसी ने कहा होगा, कहा था, बहुत सारे लोगों ने कहा था, लेकिन उन्होंने सही तरीके से परिभाषित नहीं किया। ठीक, जिसने सही तरीके से परिभाषित किया उसका नाम चल रहा है। क्या न्यूटन से पहले क्या सेब नीचे नहीं आता था, क्या आता था। ठीक, लेकिन न्यूटन वो पहले बंदे थे जिन्होंने सही तरीके से परिभाषित किया, ठीक ना। तो सबसे पहले जो परिभाषित करेगा, सही तरीके से जो परिभाषित करेगा, ठीक है, सही तरीका, पहले की तो बात छोड़िए, जो सही तरीके से परिभाषित करता है उसे हम क्या कहते हैं, यानी महत्व उसका चलता है। तो ये वे थे, ठीक ना। अगर हम जॉर्ज कैंटर की बात करते तो जॉर्ज कैंटर वे थे जो समुच्चय के बारे में कुल मिलाकर के बहुत बेस्ट तरीके से लोगों को समझाया। ठीक है, और बस इनका नाम चलने लग गया समुच्चय सिद्धांत पे। तो समुच्चय है क्या, वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि यही सुपरिभाषित जो समूह है ना, इसी सुपरिभाषित समूह के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अब हम बात करने वाले गणित के क्षेत्र पे, ठीक ना। अगर हम दैनिक जीवन के में तो गाय बकरी बैल का समूह तो ले नहीं सकते हैं, ठीक है, तो अब हम थोड़ी से इसे हम फंक्शन से रिलेट करेंगे। ये चैप्टर गणित का बेस होता है, ठीक ना, आगे भी जब आप जाएंगे तो गणित का बेस यही है। ठीक, तो ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपका क्लियर करूंगा, और आप बस लगातार बने रहिए, ध्यान से सुनते जाइए और समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तो देखिए समुच्चय के बारे में, यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह, यानी वस्तुओं के समूह के बारे में सोचना किसने स्टार्ट किया था, जॉर्ज कैंटर। कहीं कहीं पे इनका नाम जॉर्ज कैंटूर लिखा रहता है, जॉर्ज कैंटर। ठीक, इंग्लिश में स्पेलिंग तो मिस नहीं होगी, ठीक ना, हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, अध्याय फर्स्ट जिसका नाम क्या है, समुच्चय। अब ध्यान सुनिए, समुच्चय को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी इनकी हम भूमिका के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो भूमिका यानी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो समुच्चय के बारे में बताने का काम सबसे पहले कौन किया था, जॉर्ज कैंटर ने। और इन्होंने क्या किया था, समुच्चय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। समुच्चय सिद्धांत का इन्होंने ही प्रतिपादन किया था। देखिए समुच्चय सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था, जर्मन के गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था। अच्छा, इनका कहना क्या था, इनका कहना यह था कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम क्या कहेंगे, समुच्चय। अब बात ध्यान से समझिएगा, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय। मतलब कि समूह ही समुच्चय है, समूह ही समुच्चय है। तो क्या सभी समूह समुच्चय है, नहीं, सभी समूह समुच्चय नहीं हो सकते हैं, सभी समूह समुच्चय नहीं हो सकते हैं। समूह को समुच्चय कहलाने के लिए सुपरिभाषित होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, सुपरिभाषित। और एक बार अगर समुच्चय बन गया ना तो वही क्या है, समूह। समूह ही तो समुच्चय है। तो समस्त समूह समुच्चय नहीं कहलाते हैं। अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु का समूह बना लिए और आप कह दिए कि ये समुच्चय है, तो पहले आपको उसे सुपरिभाषित करना पड़ेगा। अच्छा, कैसे करेंगे सुपरिभाषित, इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक,
अब एक बार मान लीजिए सुपरिभाषित हो गया तो वही समूह समुच्चय है, तो समुच्चय ही क्या कहलाया, समूह। लेकिन समूह को समुच्चय कहलाने के लिए जो आपने कलेक्शन किया है उसे हम कहते हैं, अगर समूह को समुच्चय कहेंगे तो उसे सुपरिभाषित होना पड़ेगा। देखिए सभी समूह समुच्चय नहीं होते हैं, लेकिन समुच्चय, सभी समुच्चय क्या होते हैं, समूह होते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि कैसे सुपरिभाषित का एक मतलब आप थोड़ी सी समझने के लिए ले लीजिए। अगर मैं आपको बताऊं सुपरिभाषित, सुपरिभाषित समझने का प्रयास करिएगा बेटा थोड़ी से, क्योंकि बात थोड़ी सी बड़ी बड़ी होंगी। आप 11th क्लास में बढ़ने वाले हैं तो 11th क्लास की पढ़ाई थोड़ी सी बड़ी बड़ी बातें होंगी, है ना। सुपरिभाषित का एक मतलब होता है वेल डिफाइंड, यानी इंग्लिश में कहते हैं वेल डिफाइंड। लेकिन आपको मैं एक और बताता हूँ कि सुपरिभाषित का मतलब आप समझिएगा सर्वमान्य, सर्वमान्य, ठीक। यदि आप ध्यान से सुनिए, समझिएगा, यदि आपके द्वारा बनाया गया समूह सर्वमान्य हो जाए, क्या हो जाए, सर्वमान्य हो जाए, तो वही सर्वमान्य समूह क्या कहलाने लग जाएगा, सर्वमान्य समूह क्या कहलाएगा, समुच्चय। और उसी को हम कहते हैं सुपरिभाषित कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, सुपरिभाषित कहेंगे। तो चलिए अब आप समूह बनाइए और बताइए कि आपका समूह क्या सर्वमान्य हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। चलिए अब अगर मैं बात करता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूँ। चलिए मैं एग्जाम्पल में पहला समूह बनाया, ये मेरा समूह हुआ, ठीक है। अब मैंने इस समूह का नाम रखा, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, मैं इस समूह का नाम रखता हूँ थोड़ी देर के लिए जानवरों का समूह, जानवरों का समूह, विश्व में पाए जाने वाले समस्त जानवरों का समूह, विश्व, मैं इसका नाम रख देता हूँ विश्व में पाए जाने वाले, विश्व में पाए जाने वाले जानवरों का समूह। अभी देखिए ये मैंने एक कलेक्शन बनाया, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया हाथी, फिर मैंने लिख दिया घोड़ा, बात समझते जाइएगा, घोड़ा, फिर मैंने लिख दिया गधा, ठीक, फिर मैंने लिख दिया बैल, फिर मैंने लिख दिया गाय। तो क्या आप ये बताइए कि ये जो मैंने समूह बनाया है, ये जो मैंने समूह बनाया है, ठीक है, और मैंने समूह का नाम क्या दिया है, मैंने समूह का नाम क्या दिया है, अगर आप देखें तो समूह का मैंने नाम दिया है विश्व में पाए जाने वाले समस्त जानवरों का समूह, ठीक है। तो क्या आप ये बताइए क्या ये विश्व में पाए जाने वाले समस्त जानवर हैं, उनका समूह हुआ, तो नहीं, ये समूह नहीं है। विश्व में पाए जाने वाले समस्त जानवरों का समूह तो नहीं है, समूह तो है लेकिन विश्व में पाए जाने वाले समस्त जानवरों का समूह नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका ये समूह तो बना, ठीक है, जो भी आपने लिया, लेकिन ये समुच्चय नहीं बना। क्या नहीं बना, समुच्चय नहीं बना। समुच्चय होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसे सुपरिभाषित होना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को लाइए और उससे पूछिए कि ये जो समूह बनाया गया है, इस समूह में क्या विश्व के सभी जानवर पाए जाते हैं, कोई भी व्यक्ति होगा तुरंत मना कर देगा कि नहीं, इसमें समस्त जानवर नहीं है, विश्व के समस्त जानवर नहीं है। तो आपका जो समूह था वो सुपरिभाषित नहीं हुआ, और सुपरिभाषित नहीं हुआ तो समुच्चय नहीं है। और अगर सुपरिभाषित हो जाता, सर्वमान्य हो जाता, सभी लोग मान्यता दे देते कि नहीं ये इस पूरे विश्व में पाए जाने वाले जानवर हैं, इसके अतिरिक्त कोई जानवर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका वो जो समूह है वो समूह क्या हो गया, समुच्चय कहलाया, ठीक है। तो ये सर्वमान्य नहीं हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को लाइए और उससे पूछिए कि भाई साहब ये बताइए हाथी घोड़ा गधा बैल ये क्या सिर्फ इतने ही जानवर विश्व में पाए जाते हैं, वो बता देगा नहीं इतने जानवर नहीं पाए जाते हैं, अभी और जानवर है जो पाए जाएंगे, ठीक। तो इसका मतलब आपने जो समूह बनाया वो समूह ही रह गया, समुच्चय नहीं बना, ठीक है। और देखते हैं, एक हम और एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक। मान लीजिए ये हमारा समूह है, ठीक, और इस समूह में हमने लिखा AEIOU, और यहाँ पे हमने लिखा अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, स्वरों का समूह। अब आप किसी भी व्यक्ति को लेके आइए, बोलिए कि ये जो हमने समूह बनाया है, ये हमने जो समूह बना के रखा है, ठीक, तो क्या ये समूह सर्वमान्य है। तो समूह तो आपका बना है, ठीक है, AEIOU, आपका नाम क्या है समूह का, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। जितने भी लोग आएंगे सभी कहेंगे कि आपने जो समूह बनाया है ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ही हैं, सर्वमान्य है, सभी लोग इसको मान्यता दे सकते हैं। इसका मतलब आपका जो समूह है वो अब आज से समुच्चय कहलाने लग गया।
ठीक, तो देखिए समूह को सुपरिभाषित होना पड़ेगा, सर्वमान्य होना पड़ेगा, सर्वमान्य होगा तभी समुच्चय कहलाएगा, इससे पहले समुच्चय नहीं कहलाएगा। ठीक, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि समूह का सुपरिभाषित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, समुच्चय जो है, देखिए समुच्चय समूह तो है लेकिन सुपरिभाषित समूह होना चाहिए। तो सुपरिभाषित समूह अगर है तो उसे हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहते हैं। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। तो देखिए समूह के बारे में बताने का काम, ठीक है, कौन चालू किए थे, सबसे पहले गणितज्ञ कौन थे, ठीक है, जॉर्ज कैंटर। ये वो भाई साहब थे जिन्होंने समुच्चय के बारे में सोचा और कितनी गहराई बात को सोचा, ठीक है। आप थोड़ी सी इंटरनली फील करिए कि रियल में समूह ही समुच्चय है, लेकिन वो समूह सुपरिभाषित होना चाहिए। अगर सुपरिभाषित है तो वो क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाने लगेगा। तो सोचिए कितनी गहरी बात सोचे हैं, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, मैं पहले भी बता रहा हूँ कि बहुत आसान चैप्टर है समुच्चय, ठीक ना, इससे आसान चैप्टर कुछ नहीं है। ठीक, तो मैं आपको बताऊंगा कि समुच्चय होता क्या है। तो समुच्चय समझ में आया कि समुच्चय क्या है, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। आप समूह बनाइए और उसे लोगों से मान्यता प्राप्त करवाइए। अभी सभी लोग मान्यता दे रहे हैं, उसमें कोई भी कमी नहीं है, तो जो आपका समूह है वही समूह क्या है, समुच्चय। अगर सभी लोग में से एक भी बंदा कोई कमी निकाल दिया कि नहीं ये चीज के भी इसमें कमी है आपके समूह में, तो इसका मतलब वो समूह अभी आपका क्या नहीं है, समुच्चय नहीं है। ठीक, तो ये था तुम्हारे आपके पास समुच्चय के बारे में डिफिनेशन। तो ध्यान रखेंगे, समुच्चय सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन के गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था। समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। देखिए समूह ही समुच्चय है, समूह ही समुच्चय है, लेकिन सभी समूह समुच्चय नहीं होते हैं। समूह को सुपरिभाषित होना पड़ेगा, उसके बाद वो क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। और एक बार समूह बन गया, देखिए सॉरी एक बार समुच्चय बन गया तो समुच्चय ही तो समूह है। ठीक, तो ये अब अच्छा क्या हमेशा हम ऐसे लिखेंगे, समूह ऐसे बनाएंगे, गणित में नहीं, समूह हम हमेशा ऐसे नहीं बना सकते हैं। अब देखिए एक चीज और देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक, अब आगे चलिए थोड़ी सी देखिए। अब बात ये आ रही थी कि समूह कैसे, किन किन समूहों को हम कहें। तो देखिए हम लोग तो गाय बैल भैंस तो ले नहीं सकते हैं, ठीक, क्योंकि हम गणित पढ़ रहे हैं। तो गणित में थोड़ी से नंबर के बारे में बात होती है, क्योंकि यहाँ पे नंबर सिस्टम ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम नंबरों के बारे में बात करेंगे, कुछ पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। तो ये वो बंदे थे एक जॉर्ज कैंटर जिन्होंने सारी चीज़ों, देखिए पहले अगर हम बात करते हैं प्राकृत संख्या के बारे में, ठीक है, किन के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी मैं बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे आगे। ठीक, ध्यान से समझिएगा, सुनने का प्रयास करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, एक एक पॉइंट को डिनोट करिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्राकृत संख्या, किसके बारे में, प्राकृत संख्या के बारे में। तो बेटा ये ध्यान रखना कि प्राकृत संख्या है क्या। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। एक के बाद सीधे क्या आएगा, दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छः, बीच में पॉइंट कुछ नहीं आता है, ध्यान रखेंगे इस बात का आप। ठीक, पॉइंट वगैरह कुछ नहीं आता है। प्राकृत संख्या में सीधे एक से दो आता है, दो से तीन आता है, तीन से चार, चार से पाँच, पाँच से छः, इसके बीच में पॉइंट नहीं आता है प्राकृत संख्या में। तो इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या ही क्या होती है, प्राकृत संख्या। आपको बोलेंगे चलिए गिनना चालू करिए, तो जब आपको बोल देंगे चलिए इसमें मान लीजिए सपोज दैट हमने आपको कहा बताइए कितने चित्र है, गिनेंगे आप, तो ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनेंगे आप, जीरो से नहीं गिनते हैं, 0 1 2 3 नहीं गिनते हैं आप, तो ध्यान रखेंगे। नहीं, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं, और गिनती की संख्या कहाँ से चालू होती है, 1 से। हाँ, 1 और 2 के बीच में कोई भी संख्या नहीं है, 1 और 2 के बीच में कोई भी संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या में कोई संख्या नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। अब इस संख्या को क्या कहा गया, इस संख्या के लिए एक समूह बनाया गया कि यार इसको अब हम क्या कहें, 1 2 3 4, क्या हमसे कोई पूछेगा तो अब हम इसको प्राकृत संख्या बार बार तो नहीं कहेंगे, तो इसके लिए एक क्या बनाया गया, संकेत। और इसका संकेत क्या था, ये कि आज से हम प्राकृत संख्या को क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। नेचुरल नंबर को इंग्लिश में कहते हैं। तो समूह के लिए अब हम डिनोट क्या करवाएंगे, तो आज से नेचुरल नंबर यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो पहला अक्षर था उसी के लिए क्या लिया गया, एन। तो कहीं भी अब आप गणित में लिखा देखेंगे तो समझ जाएंगे कि अगर एन लिखा है तो आप ये जान जाइए कि उसमें नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे लगातार अनंत तक चलती रहेंगी। ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर में कभी भी पॉइंट नहीं आता है, पॉइंट वॉइंट कुछ नहीं आता, सीधे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ये सब आती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्राकृत संख्या के बाद अगर हम बात करते हैं पूर्णांक के बारे में। किसके बारे में, पूर्णांक। तो देखिए पूर्णांक संख्या को हम जड़ से लिखते हैं। किससे लिखेंगे, जड़ से। कहीं भी आप गणित में देख लें तो समझ जाइएगा कि पूर्णांक संख्या अगर जड़ लिखा है तो समझ जाइए पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या में क्या होता है, तो पूर्णांक संख्या में अगर हम बात करते हैं तो पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। क्या रहेंगी, ऋणात्मक संख्याएं होंगी, 0 होगा और धनात्मक संख्याएं होंगी।
लेकिन इसमें भी क्या नहीं होता, पॉइंट की संख्या नहीं होती। ध्यान रखिएगा कि दशमलव समलव संख्या इसमें कुछ नहीं आएगा, सीधे सीधे क्या 1 2 3 4 5 इधर, और ये 0 के बाद इधर आप बैकअप करेंगे -1 -2 -3, पॉइंट वाइंट कुछ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद आता है क्या, परिमेय संख्या। ठीक, तो परिमेय संख्या के लिए आप क्या यूज करते हैं, परिमेय संख्या के लिए बताया गया, परिमेय संख्या ये संख्याओं का समूह है। अच्छा, परिमेय संख्या तो आप जानते हैं कि वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिखा जाएगा, p बटा q के रूप में लिखा जाएगा, मतलब p बटा q के रूप में आप पढ़ के भी आए होंगे 9th में। ठीक, परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, एक बात होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि कभी भी q डज नॉट इक्वल 0, हर में कभी भी शून्य नहीं करना है आपको, ठीक ना। हर में शून्य नहीं आ सकता है, क्योंकि शून्य से भाग नहीं जाता है, अपरिभाषित हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या लीजिए, अगर आप चाहें कि हम शून्य से डिवाइड कर दें तो कैलकुलेटर भी एरर कर देगा। देख लीजिए, एरर नॉट डिफाइन करता है। हाँ, 0 में भाग चला जाता है। देखिए 0 में आप किसी भी संख्या का भाग दे दीजिए, देखिए जा रहा है, किसी भी संख्या को दीजिए, लेकिन आप 0 से किसी संख्या में भाग नहीं दे सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोई भी संख्या ले लीजिए, आप डिफाइन 0 से नहीं करेंगे, एरर हो जाता है। ये गणित को इस चीज से एलर्जी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब जो हमको पॉइंट की संख्या मिलेंगी। ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या हो, चाहे माइनस से हो चाहे प्लस से हो, कोई भी संख्या हो, पॉइंट की संख्या अगर मिल रही है, देखिए अगर इससे आप डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इससे आप डिवाइड करते देख जाइए, पॉइंट की संख्या से परिमेय संख्या मिलेंगे, और परिमेय संख्या को हम जनरली क्या करते हैं, q से लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, ये संख्याओं का समूह है, पॉइंट वाली संख्याओं का समूह है, जिनको हम परिमेय संख्या कहेंगे। क्यों लिखा, कहीं भी मिल जाए समझ जाइए कि पॉइंट वाली संख्याएं हैं। ठीक, अच्छा इसमें एक बात और बता देता हूँ, जैसे आप दिमाग लगाइए, थोड़ी सी नॉर्मल अपने से भी सोचिए। ठीक, एक बात ये ध्यान रखिएगा, इसमें अगर हम बात करते हैं, ये जड़ में 2 प्रकार के जड़ चलेंगे, एक जड़ प्लस चलेगा पूर्णांक, जड़ का मतलब पूर्णांक, और एक जड़ माइनस चलेगा। इसका ये मतलब हुआ बेटा कि जब भी आपको जड़ प्लस दिख जाए तो आप ये समझना कि हमारे पास केवल पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक ना, इनको इंटीजर कहते हैं। पॉजिटिव मतलब धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 6 है, अगर जेड पर माइनस मिल जाए तो समझ जाना कि हमारे पास क्या -1 -2 -3 ये संख्याएं हैं, लेकिन पॉइंट की संख्याएं नहीं है, लेकिन पॉइंट की संख्याएं नहीं है। ठीक उसी प्रकार ये भी, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें भी ध्यान से सुनिए, ये भी q प्लस चलेगा और q माइनस चलेगा। q अगर पूरे गणित में कहीं भी दिख जाए तो समझ जाना कि परिमेय संख्या जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। q प्लस का मतलब धनात्मक परिमेय संख्या है, और माइनस का मतलब आपके पास क्या हो गया, कि ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। ठीक ठीक उसी प्रकार से अब आपके पास क्या हो गया, परिमेय संख्या के बाद आप आएंगे अपरिमेय संख्याओं में। देखिए ये सब बताया गया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। n प्राकृत, आज से n को हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्याओं का समूह कहेंगे, जड़ को क्या कहेंगे, पूर्णांकों का समूह कहेंगे। ध्यान रखिएगा, प्राकृत संख्या में क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 ये सब आते हैं, क्या आएंगे 1 2 3 4 5 6, ये सब आपके क्या होंगे, प्राकृत संख्याएं होंगी। ध्यान रखिएगा, पॉइंट की संख्या नहीं होंगी, बार बार बता रहा हूं मैं इसीलिए। ठीक, ये आएगा। पूर्णांकों में क्या आएगा, पूर्णांकों में माइनस की संख्याएं होंगी, माइनस की संख्याएं होंगी, और साथ में क्या होंगी, धनात्मक संख्याएं होंगी, ठीक ना। माइनस की संख्याएं भी चलेंगी, धनात्मक संख्या चल, परिमेय संख्या में बटे की संख्याएं आएंगी। कौन सी आएंगी, p बटे q के रूप में संख्या आएंगी, जहां q डज नॉट इक्वल क्या है, 0 है, ये ध्यान रखेंगे। वास्तविक संख्या दुनिया की, अभी तक आप जितनी भी संख्याएं देखे होंगे, अभी तक आप जितनी भी संख्याएं पढ़े हैं, वो समस्त संख्या, रूट की, बिना रूट की, पॉइंट वाइंट, जितनी भी संख्या, समस्त संख्याएं हैं, वो क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। माइनस इन्फिनिट से चलती हैं और इन्फिनिट तक चलती हैं, ठीक है, इन्फिनिट तक चलेंगी, ध्यान रखिएगा। जेड जो होता है, जेड प्लस केवल धन पूर्णांक है, मैंने आपको पहले बताया जेड प्लस के लिए आपको धन पूर्णांक लेना। क्यू प्लस का मतलब केवल धनात्मक संख्याएं होंगी पॉइंट वाली, और आर प्लस का मतलब क्या हुआ कि केवल धनात्मक संख्याएं आपको लेनी, मतलब 1 से लेना है आपको, और 1 से लेकर के कहाँ तक चलना है, इन्फिनिट तक, ठीक है। 1 से लेकर के इन्फिनिट तक की जितनी भी संख्या होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, धनात्मक संख्याएं कहेंगे। अच्छा, इसका ये मतलब है ना, अब ध्यान समझिएगा, इस ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं आगे। तो देखिए, समूह के बारे में हम बात कर रहे थे, तो वस्तुओं को सुपरिभाषित समूह, तो देखिए नेचुरल नंबर का समूह मिलेगा, यानी 1 2 3 4 ये समूह मिलेगा तो n लिखेंगे, ठीक है। माइनस की संख्या और 0 और धनात्मक संख्या मिलेंगी तो हम z लिखेंगे। बटे वाली संख्या मिलेंगी तो हम क्या लिखेंगे, q लिखते हैं, ठीक ना। पॉइंट, बिना पॉइंट, रूट की संख्या जो मिलेंगी वो तुम्हारे पास वास्तविक संख्याएं होंगी। जेड प्लस का मतलब केवल आप धनात्मक संख्या लेंगे, क्यू प्लस का मतलब आप केवल बटे वाली संख्या लेंगे लेकिन धनात्मक वाली लेंगे, और आर प्लस का मतलब क्या हो गया, आप समस्त संख्याएं जो लेंगे पॉइंट पॉइंट की वो सिर्फ धनात्मक वाली लेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ये आप देख सकते हैं कि ये आपका
बनेगा क्या, समूह। ठीक है, तो यही है तुम्हारे पास, इनको देख के आपको पहचानना होगा कि कौन से समूह है कौन से समूह नहीं है। ठीक, तो ये हुआ। अब हम आगे चलते हैं। चलिए, अब बात ये आती है कि क्या हम ऐसे समूह बनाएंगे, ऐसे नहीं, गणित में ऐसा समूह नहीं बनाएंगे आप। ठीक है, समुच्चय के लिए क्या, देखिए समूह तो आप, ठीक है समूह तो बना लिए, तो क्या जब सुपरिभाषित समूह बना तो समूह से क्या हम समुच्चय को भी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे? समूह ही समुच्चय है तो क्या हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं, आपको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना है। गणित में आपको समुच्चय के लिए एक संकेत दिया गया है। समुच्चय के लिए क्या दिया गया है? संकेत। ठीक, अगर हम बात करें समुच्चय के संकेत के बारे में, तो ये सर्पिलाकार ब्रैकेट अगर आपको दिख गया तो आप समझ जाइएगा कि इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है इसका मतलब वो क्या है? वो समुच्चय है, मतलब ये ही समुच्चय। ये देख के आप जानेंगे, इस मझली वाले ब्रैकेट को यानी सर्पिलाकार ब्रैकेट को आप देखेंगे और जान जाएंगे कि यही क्या है? समुच्चय। इसके अंदर जो भी अवयव लिखे जाएंगे। अब मान लीजिए सपोज दैट, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है? हाथी, और आपने क्या लिया? घोड़ा। ठीक, अब आपने क्या लिया? गधा। अब ये आपने ब्रैकेट लगा दिया ना, तो इसका मतलब ये समुच्चय के अवयव हैं। ये क्या है? समुच्चय के अवयव हैं। ठीक है, और हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। अब हम ये कैसे बताएं? जैसे मान लेते हैं कि हम इनका एक नाम देंगे। ठीक है, चलिए पहले आप इतना जानिए, फिर हम अभी आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, कि ये क्या है? ये मंझला वाला ब्रैकेट जो लगा है इसके अंदर अवयव रखे हुए हैं, तो ये आपके पास क्या हुआ? समुच्चय कहलाया। ठीक है, अब जब आपका ये समुच्चय कहलाया तो अब हम बात करते हैं आगे। ये समस्त पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, जितनी भी पीडीएफ हैं आपको दी जाएंगी। अब बात आती है कि हम ये भी जान गए कि समुच्चय का संकेत क्या है। तो समुच्चय का संकेत जो था आपको मैंने बताया कि समुच्चय जहीं कहीं भी अगर आपको दिखेगा तो समुच्चय में संकेतिक ये यूज किया जाएगा। ये ब्रैकेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो समुच्चय और उसका निरूपण। अच्छा, समुच्चय निरूपित करने के दो तरीके हैं। समुच्चय निरूपण करने के कितने तरीके बनेंगे? तो पहले देखिए, समुच्चय के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी, अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? समुच्चय। देखिए, समुच्चय निरूपण की दो विधियां भी हैं। पहले हम समुच्चय के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या हुआ? समुच्चय। समुच्चय को गणित में हम कैसे दिखाएंगे? ये जैसे मान लीजिए लिखा है ABCD और मान लीजिए लिखा है E और ये बंद कर दिया। इन ब्रैकेटों को देख के आप समझ जाएंगे, इन ब्रैकेट के अंदर अगर जो भी सर्पिलाकार ब्रैकेट के अंदर अगर कोई भी अवयव लिखे हुए हैं इनको हम अवयव कहेंगे। तो ये समुच्चय के अवयव कहे जाते हैं। ये क्या कहला जाते हैं? समुच्चय के अवयव कहे जाते हैं। अब मान लीजिए समुच्चय का नाम देना होगा तो आप समुच्चय का नाम कैपिटल लेटर पे देंगे। क्या करेंगे? कैपिटल लेटर में आप समुच्चय का नाम लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? कैपिटल लेटर पे। और समुच्चय के अंदर आपको जब लिखना होगा तो आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे। प्रश्न में किस रूप में लिखा है इसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं कर रहा। आपको जब बनाना होगा, लिखना होगा तो आप इसी रूप में लिखेंगे। अब देखिए, अगर मैं ये कहना चाहता हूँ ये समुच्चय के अवयव हैं, सब सदस्य कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि समुच्चय ए का एलिमेंट्स ए है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका ये मतलब हुआ कि समुच्चय ए का अवयव है, जो सॉरी स्मॉल ए समुच्चय ए का अवयव है। जो ए है वो ए का अवयव है, या स्मॉल ए कैपिटल ए में है, या स्मॉल ए कैपिटल ए में है, या स्मॉल ए कैपिटल ए का सदस्य है। कई रूप से इसको पढ़ा जाएगा। मान लीजिए मुझे ये लिखना है, मान लीजिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सी जो है वो ए का अवयव है, तो मैं ऐसे लिखूंगा सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब जो सी है वो कैपिटल ए का अवयव है। अच्छा, क्या आपको ये दिख रहा है? क्या एक कैपिटल ए का अवयव है? तो आप कहेंगे नहीं, एक तो कैपिटल ए का अवयव नहीं है, तो इसके लिए डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, तो आप क्या पढ़ेंगे कि वन डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। जो ए है वो कैपिटल ए का सदस्य या अवयव नहीं है। इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसे हम एप्सिलॉन पढ़ते हैं, एप्सिलॉन का नाम भी देते हैं, या बिलोंग्स टू भी पढ़ते हैं। इसे हम पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ठीक, तो ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक,
तो बात समझ में आई। एक और एग्जांपल लीजिए थोड़ी से, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हों आपकी। मान लीजिए एक समुच्चय आपके नाम के पास क्या है, एक्स नाम का है। इसमें आपके पास है 1 2 3 डैश डैश डैश, मान लीजिए 10 अवयव हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 समुच्चय एक्स का अवयव है। इसको मैं सेकंड नंबर दे देता हूँ, इसको मैं फर्स्ट नंबर दे देता हूँ। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा 10 है वो समुच्चय एक्स का अवयव है। तो आपको ऐसे लिखना होगा, गणित की भाषा में लिखना है 10 बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ये आप बताएंगे कि जो 10 है वो कैपिटल एक्स का अवयव है, ठीक, कैपिटल एक्स समुच्चय है, ठीक है। अब मैं मान लीजिए लिखना चाहता हूँ कि 5 जो है वो किसका अवयव है, समुच्चय एक्स का अवयव है। तो मुझे ऐसे लिखना होगा कि 5 जो है वो समुच्चय एक्स का अवयव है, मतलब 5 बिलोंग्स टू एक्स। जो भी अवयव होगा वो इधर होगा, समुच्चय का नाम उधर बिलोंग्स के उधर होगा, ठीक है, बिलोंग्स टू के उधर होगा। आई बात समझ में। अच्छा, ये ब्रैकेट के अंदर ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट के अंदर अगर आपके पास क्या है लिखा हुआ दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, समुच्चय है, ठीक है। ये ब्रैकेट्स के अंदर दिखाई दिया तो समझ जाइएगा कि ब्रैकेट्स को देख के जान जाइए कि ब्रैकेट्स के अंदर कुछ लिखा हुआ है, सर्पिलाकार ब्रैकेट के अंदर, इसको महिला कोष्ठक भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप समझ गए कि ये समुच्चय है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। समुच्चय निरूपण की 2 विधियां हैं। समुच्चय निरूपण की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। चलिए, पहली विधि अगर हम बात करते हैं तो पहली विधि का नाम है आपके पास क्या, रोस्टर फॉर्मेट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रोस्टर रूप, हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले नंबर में रोस्टर रूप। अब आप ये जान गए कि समुच्चय को हम किससे लिखते हैं, तो बेटा समुच्चय को हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, इस ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, AEIOU। तो बेटा ये है रोस्टर रूप। पता है रोस्टर रूप में मझले वाले ब्रैकेट के अंदर एक एक अवयव को कॉमा लगा के लिख दिया जाता है। इसी को रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप कहते हैं। यही क्या है, रोस्टर रूप, और यही क्या है, सारणीबद्ध रूप। सारणीबद्ध रूप। बात को समझते जाइएगा, ठीक ना, बात को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, है ना, सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक। ये मझला वाला ब्रैकेट आपने देखा, इसके अंदर सदस्य लिखे हैं, अवयव लिखे हुए हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये समुच्चय है। लेकिन किस प्रकार का समुच्चय है, तो ये रोस्टर रूप समुच्चय है। कौन सा, रोस्टर रूप है। कैसे जाने, रोस्टर रूप को हम क्या करते हैं, कॉमा कर करके लिखते हैं। क्या करेंगे, रोस्टर रूप को हम क्या करेंगे, कॉमा लगा लगा के लिखते हैं। मझले ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा लगा के एक एक अवयव को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये क्या कहलाता है, रोस्टर रूप कहलाता है। एक बात और, ठीक है, कि समुच्चय के अंदर किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता है। क्या, समुच्चय के अंदर किसी भी अवयव को, किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। ध्यान रखेंगे, समुच्चय के अंदर किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता है। अब लिख गया तो कोई सूली में तो नहीं चढ़ाएगा, पर कोशिश ध्यान रख करिएगा कि मतलब ध्यान रखिएगा कि हम 2 बार किसी भी अवयव को न लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला होता है, अगर हम सेकंड बात करते हैं, जिसको हम समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। अच्छा, रोस्टर रूप को तो रोस्टर फॉर्मेट ही कहते हैं अपन, ठीक है। समुच्चय निर्माण को हम सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं, इंग्लिश में सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अच्छा, कैसे जाने कि समुच्चय निर्माण रूप है, तो आप ध्यान से देखिए ये क्या है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, रोस्टर को हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे और समुच्चय निर्माण रूप को हम रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। एक को दूसरे में, दूसरे को पहले में, मतलब हम अल्टरनेट चेंज करके लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अल्टरनेट हम क्या करेंगे, चेंज करके लिख सकते हैं। रोस्टर को समुच्चय निर्माण में, समुच्चय निर्माण को रोस्टर फॉर्मेट में, दोनों में इंटरचेंज करके लिखा जाता है। दोनों विधियां अपने अपनी जगह पर कारगर होती हैं। कभी कभी हम सारणीबद्ध रूप से लेके हल करेंगे, कभी कभी हम समुच्चय निर्माण रूप से हल करेंगे। दोनों मिल के क्या बनाएंगे, इस चैप्टर को सरल बनाएंगे। अच्छा, कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए इसको। अब जैसे ये मान लीजिए समुच्चय निर्माण रूप नियम रूप कहलाता है। क्या कहलाता है, नियम। एक नियम बना दीजिए, पूरा काम हो जाता है आपका, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे आप, ऐसे, एक्स सच दैट एक्स। कभी भी ये सच दैट डबल बिंदी आपको दिख जाए अनुपात टाइप में, इसको सच दैट पढ़ते हैं। हिंदी में इस प्रकार पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इस प्रकार। एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है ये, ठीक। तो
देखिए समुच्चय का निर्माण रूप क्या हो गया, बन गया। ये देखिए इसमें आ गया अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर हैं, तो देखिए एक्स इस प्रकार है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ऐसे बात करेंगे, ठीक ना। तो जब भी कभी भी आप ध्यान दीजिए, ठीक ना, क्या ध्यान रखेंगे कि अगर ब्रैकेट के अंदर एक एक कॉमा लगा के अगर आपको क्या किया गया, दिया गया है, ठीक है, तो इसका मतलब रोस्टर रूप है। और जब भी आपको सच दैट का चिन्ह दिख जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि क्या है, सच दैट वाला अगर आ गया तो समझ जाइएगा कि ये क्या है, समुच्चय निर्माण रूप है, ठीक ना। बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए थोड़ी सी एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जल्दी से आइए रिकॉल करते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए ठीक, अध्याय 1 जिसका नाम क्या था, समुच्चय। समुच्चय के बारे में यानी समूह के बारे में किसने सोचना स्टार्ट किया था, जॉर्ज कैंटर ने। जब वो क्या कर रहे थे, त्रिकोणमिति सवालों को हल कर रहे थे, तो बहुत सारे सवाल थे, उन सवाल को उन्होंने सोचा कि एक समूह में क्या हम बना सकते हैं, तो बस वहीं से उन्होंने चालू सोचना किया, ठीक है। तो समुच्चय सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज कैंटर ने किया था, ठीक। समुच्चय क्या है, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। समूह ही समुच्चय है, लेकिन समूह सुपरिभाषित होगा तो समुच्चय होगा, बिना सुपरिभाषित हुए समुच्चय नहीं कहलाएगा। समूह ही समुच्चय कहलाएगा, लेकिन सुपरिभाषित होना पड़ेगा। और एक बार समुच्चय बन गया तो समुच्चय ही क्या है, समूह। सभी समूह समुच्चय नहीं होते, लेकिन सभी समुच्चय समूह होते हैं, ठीक। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि विश्व में पाए जाने वाले जानवरों का समूह, इसमें समस्त जानवर तो नहीं है, तो आपका ये जो समूह है वो समूह रहेगा, समुच्चय नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे AEIOU जब डाला हमने और एक हमने कहा कि ये समूह है और ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है, तो सभी ने अपनी मान्यता दी कि आपने जो समूह बनाया है वो क्या है, सर्वमान्य है। इसका मतलब ये समुच्चय है, तो समूह ही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं कि समुच्चय, जब समुच्चय बन जाए तो समुच्चय का संकेत क्या होगा। समुच्चय इस ब्रैकेट को देख के जान जाएंगे कि समुच्चय है। देखिए समुच्चय के अंदर ही इनके अवयव को क्या करते हैं, कॉमा लगा लगा लिख देते हैं, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि प्राकृत संख्याओं का जो समूह होगा उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर यानी n से लिखते हैं, ठीक है। पूर्णांकों का जो समूह होगा उसे हम z से लिखेंगे। परिमेय संख्या का जो समूह होगा उसे हम q से लिखेंगे। वास्तविक संख्याओं का जो समूह होगा, ठीक ना, वास्तविक संख्याओं में, ठीक ना, संख्याओं का भंडार, कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड है संख्याओं का ये, ठीक है। आप दो संख्याओं के मध्य संख्या नहीं बता सकते हैं, ठीक, वास्तविक संख्या में। देखिए अगर आप बता सकते हैं तो बताइए, ये कितना हुआ 0, ये कितना हुआ 1। क्या 0 के बाद कौन सी संख्या होगी, आप कहोगे सर 0.1 होगा। तो क्या 0.1 होगा, तो क्या 0.01 नहीं होगा, बताइए। अगर आप यहाँ से पटरी अगर देखते हैं, आप स्केल देखते हैं, तो इसमें ऐसे लाइनें खींची रहती हैं, तो क्या सीधे वहीं आ जाते हैं आप क्या। तो 0 से लेके ये 0 के बाद 0.1 है, क्या 0.01 नहीं होगा, 0.01 नहीं होगा, 0.001 नहीं होगा। नजर नहीं कितने सारे 0 होंगे, पता है। दो संख्याओं के मध्य में अनंत संख्याएं होती हैं, इतनी संख्याएं होंगी। वो तो जनरली आदमी यहाँ से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 करके ऐसे डैश 0.9 बाद 1 में चला जाता है, ठीक। जितनी भी संख्या, नहीं तो आप दो संख्याओं के मध्य में आप नहीं बता सकते। आप ये नहीं बता सकते कि 0 और 0.1 के मध्य में कितनी संख्याएं, यहाँ भी अनंत संख्याएं होती हैं, ठीक। तो ये थोड़ी दिमाग में रखिएगा, ठीक। तो नेचुरल नंबर में बटे की संख्या नहीं आती है, सीधे 1 2 3 4 आता है। पूर्णांकों में माइनस वाली संख्या आएंगी और धनात्मक संख्या आती है। परिमेय संख्या में बटे वाली संख्या यानी पॉइंट वाली संख्या आती है, और वास्तविक संख्या में पॉइंट बिना पॉइंट सब आ जाता है। परिमेय सब जो रूट की संख्या रहती है सब यहीं आएंगे। जड़ धन पूर्णांक का मतलब ये है, ठीक। इनका धनात्मक मान ले लीजिए, बस हो गया। और क्यू प्लस मतलब होगा सिर्फ आपको धनात्मक संख्या लेनी है, बस हो गया। मतलब धन वाले परिमेय संख्या लेनी, बटे वाली लेनी है। और आर प्लस मतलब केवल क्या आपको करना है, केवल प्लस वाली संख्या लेनी है और कुछ भी नहीं लेना। 0 के बाद से प्लस वाली संख्या अनंत तक की ले सकते हैं, ये सब ध्यान रखना है। अगर आपको कहीं दिख जाए एन, तो आप समझ जाइएगा नेचुरल नंबर है। जेड दिख जाए परिमेय संख्या है, आर दिख जाए, ठीक, सॉरी जेड दिख जाए तो आपके पास पूर्णांक है, आर दिख जाए वास्तविक संख्या, क्यू दिख जाए तो परिमेय संख्या है, ठीक। ये सारे संकेत आपको पता होने चाहिए गणित में, ठीक। उसके बाद आपका आ गया समुच्चय निरूपण। समुच्चय को हम ऐसे लिखते हैं, समुच्चय में अगर किसी भी अवयव को जो आपने समूह बनाया है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, पढ़ते कैसे हैं, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब ए जो है वो कैपिटल ए का अवयव है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम ये कहना चाहते हैं कि 10 जो है एक्स में है, तो आप क्या कैसे लिखें, गणित की भाषा में लिखना है तो 10 बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद आपके पास क्या है, समुच्चय निरूपित कैसे करते हैं, तो समुच्चय निरूपण की दो विधियां हैं। एक चलता है रोस्टर रूप और एक चलता है तुम्हारे पास क्या, सारणीबद्ध रूप, ठीक। तो देखिए सॉरी, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप में अवयवों को आप क्या करते हैं, मझले वाले ब्रैकेट में अलग अलग करके लिखेंगे। जितने भी आपको अवयव दिए जाएंगे, ठीक, आप उसको अलग अलग करके लिख देंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक देता हूं, मैंने एक शब्द दे दीजिए आप, मान लीजिए, ठीक, एक शब्द आप लिख दे दिया, मान लीजिए
ये मैंने इसे कहा कि आप इसे रोस्टर रूप में लिखिए, तो आप जब रोस्टर रूप में लिखेंगे, रोस्टर रूप में, तो आप कैसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक, SANDEP। अब आप कहेंगे सर आप एक ही खा गए, ठीक है, तो मैं एक ही नहीं खाया हूँ, मैंने बताया था कि समुच्चय से के अंदर क्या होता है, किसी भी अक्षर को दो बार नहीं लिखा जाता, तो जो ई है वो एक ही बार लिखा जाएगा, दो बार नहीं लिखा जाएगा, ठीक। तो ये बन गया रोस्टर रूप, ठीक। क्या इसमें कोई कॉमन कोई गुणधर्म दिख रहा है क्या, कोई गुणधर्म नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आप इसको समुच्चय निर्माण रूप में नहीं लिख सकते हैं, गुणधर्म दिखना चाहिए। अब जैसे AEIOU का एक गुणधर्म क्या दिख रहा था, कॉमन गुणधर्म दिख रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि x सच दैट x, यानी x इस प्रकार है कि x अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, स्वर है, x एक अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, स्वर है। तो ये आपके पास क्या है, तरीका, लिखने का तरीका है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम आ जाते हैं सीधे एग्जाम्पल के बारे में। तो चलिए ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। आज हम 1.1 क्लोज करेंगे, 1.1 क्लोज कर देंगे। देखिए दिया है द्विघात समीकरण है बेटा, ये द्विघात समीकरण क्या बताओ, ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है, 0। चलो हल करो इसको, ठीक। 10वीं में आपने सीख के आया होगा, ठीक है। ये क्या वो शुरू वाला लिखते हैं, लास्ट वाला लिखते हैं, 2 एक कम 2, कितना लाना है आपको, प्लस का x, दिमाग लगाइए। अगर प्लस 2x में हम एक x घटा दें तो 2x में से एक x है, तो एक x बचेगा, यहाँ पे गुणांक -1 प्लस 2, 2 एक कम 2 मतलब -2 आ गया, मतलब हमने सही सेट किया। इससे और इससे कॉमन करिए, x कॉमन करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 2, -1 कॉमन कीजिए तो x प्लस कितना हो गया 2, 0। ये क्या हुआ x प्लस 2। मैं ये मानता हूँ कि आपसे गुणनखंड बनता होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। x प्लस 2 ये हुआ और x -1 ये हुआ, इक्वल 0, यानी आपके पास x के दो मान आ गए, एक मान आ गया आपके पास क्या 1 और एक मान आया क्या -2। अगर आप चाहें तो क्रम से भी लिख सकते हैं, बिना क्रम से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ये आपका देखिए प्लस 2 है जो -2 आएगा, -1 होगा +1 आएगा, कैसे आएगा, आप गुणनखंड कैसे करते हैं, x प्लस 2 इक्वल 0 करते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2 आया, ठीक। तो ये तो दिमाग लगाइए थोड़ी सी, ठीक है, तो थोड़ी सी स्टैंडर्ड मैथ है, यानी ये आपका क्या आ गया, ये आ गया। अब बोला क्या है, हल समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है, किस रूप में, पहले आप हल कर लिए, अब आप लिखिए रोस्टर रूप में। अब रोस्टर रूप में, अब आपका जो समुच्चय है, तो समुच्चय आपका रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाएगा, -2, सॉरी डियर एक चीज़ तो यहाँ पे मिस हुई हो गई, ठीक है, ये आएगा प्लस का 1, ठीक। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका कहलाया -2 और 1, ये आपका रोस्टर रूप, क्योंकि रोस्टर रूप में आपको ऐसे ही लिखना है। देखिए सर्पिलाकार ब्रैकेट के अंदर अवयवों को, हाँ एक बात और ध्यान रखना है कि समुच्चय सिद्धांत मतलब समुच्चय सिद्धांत में ये बताया गया कि आप किसी भी अवयव को आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हल हो गया, रोस्टर फॉर्मेट में आपका आ गया, ठीक है। तो ये था आपका, ठीक। अगर हम बात करते हैं, ये लीजिए, ये रोस्टर फॉर्मेट आ गया। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। अब पहले आप पकड़िए क्या बोला गया है, देखिए एक्स सच दैट, जब भी सच दैट लग जाए समझ जाइए कि समुच्चय निर्माण रूप है, समुच्चय निर्माण रूप में है, एक धन पूर्णांक है। बोला गया है, देखो क्या बोल रहा है, समुच्चय, पहले प्रश्न पढ़ना सीखिए, समुच्चय x सच दैट x, इसका मतलब हिंदी में पढ़िए, x इस प्रकार है कि x एक धन पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक संख्या लेनी है, ऋणात्मक संख्या नहीं ले सकते हो आप। कंडीशन है कि x धनात्मक संख्या है और उसका वर्ग जो है वो 40 से क्या है, देखो x स्क्वायर का जो वर्ग है, मतलब x का जो वर्ग है, सॉरी x का वर्ग 40 से छोटा है। तो ऐसी संख्या लीजिए जिनका वर्ग क्या है और उसको रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। तो देखो हल, ऐसी धन पूर्णांक लेना है, मतलब धन पूर्णांक का मतलब धनात्मक संख्या लेनी है आपको। ऐसा धनात्मक संख्या लो जिनका वर्ग करने पे 40 से छोटा मान आए, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 40 से छोटी, या फिर आप ये ऐसा लिख सकते हो 40 से छोटी, या आप ऐसे लिखिए, मैं इसको आसान लिख देता हूं, ऐसी धन पूर्णांक संख्याएं, ऐसी धन
पूर्णांक संख्याएं जिनका वर्ग 40 से कम है। ऐसी धन पूर्णांक संख्याएं जिनका वर्ग 40 से कम है वो कौन कौन सी हैं? x बराबर है 1, धन पूर्णांक लेना है, इसका वर्ग करो 40 से छोटा है, 1 का 1 1 2 3 4 5 6। अच्छा देखिए 6 तक क्यों लेंगे? 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 25, 6 का 36। अभी तक वर्ग किए हैं तो 36 ही आया है, लेकिन अगर हम 7 ले लेंगे तो 7 7 49 जो कि 40 से बड़ा है, तो 7 नहीं ले सकते हो। अब आपको क्या लिखना है, किस रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में। तो आप लिखेंगे रोस्टर रूप में। अब इसे आप डालिए समुच्चय के फॉर्मेट में, तो ये हो गया आपका क्या? समुच्चय। अब समुच्चय रोस्टर फॉर्मेट क्या कहता है कि आपको कॉमा लगा लगा के अंदर उन्हीं अवयवों को लिख देना है। तो ये ऐसे अवयव हैं जिनका वर्ग अगर आप करेंगे तो 40 से क्या है? छोटे हैं। और ये आपका क्या हुआ? ये आपका आंसर आ गया, ये है। इस तरह से आपको करना है, मतलब ऐसी संख्या लेनी है जिनका वर्ग आप करें तो 40 से छोटा निकले। इधर से पढ़ना बेटा, इधर ना देखना 40 से बड़ा हो, ठीक है? इधर देखना है कि एक्स स्क्वायर का वर्ग, मतलब एक्स का जो वर्ग है वो 40 से क्या होना चाहिए? देखो मुंह बंद है मतलब छोटा है, तो एक्स स्क्वायर जो है 40 से क्या छोटा, मतलब एक्स का वर्ग 40 से छोटा आना चाहिए। तो ऐसी संख्या लो, ठीक, वही आपके एक्स होंगे। तो ऐसी संख्या आपको लेनी है जिनका वर्ग क्या हो जाए? 40 से क्या हो? छोटा है, वो ये है। आगे आइए, अब पहले पहचानिए क्या है ये। सच दैट तो लगा नहीं है, इसका मतलब रोस्टर रूप है। रोस्टर रूप है तो बोल रहा है कि इसमें लिखना समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, ठीक है? लिखते हैं हल, ठीक। चलिए पहले क्या दिया है आप ये देखिए, एक, फिर कितना है 4, फिर कितना है 9, फिर कितना है 16, फिर कितना है 25, फिर कितना है डैश डैश डैश। इसको थोड़ी सी पकड़ने का प्रयास करिए। अच्छा देखिए, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25। अच्छा एक चीज तो और दिख रहा होगा आपको कि प्राकृत संख्याओं का भी वर्ग है। भाई प्राकृत संख्या देखो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। इससे आइडिया हो गया कि आगे हमारे पास क्या होगा? 6 होगा, तो 6 का 36, 7 कैसे, है ना? तो दो तरीके से आप लिख सकते हैं, मतलब आपके पास दोनों केस हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। पहले आप टॉपिक डाल दीजिए समुच्चय निर्माण रूप। अब देखिए आपका जो ए है आप ऐसे लिख सकते हो, x इस प्रकार है कि x क्या है? नेचुरल नंबर का वर्ग है, स्मॉल n, n मतलब नंबर, बताता हूँ क्या है। n बिलोंग्स टू कैपिटल N। जो आप n लेंगे 1 2 3 4 5 लेंगे वो नेचुरल नंबर से लेंगे। कहाँ से लेंगे? नेचुरल नंबर से, ठीक। तो बस ये हो गया आपका, ठीक, बन गया। देखिए अब यहाँ पे आप 1 ले लीजिए, नेचुरल नंबर से आपने 1 उठाया, 1 आप लेंगे तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। अच्छा ऐसे लिखना चाहते हैं, चलिए कोई बात नहीं, ऐसा लिख सकते हैं हम। x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। बस दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक। ध्यान से देखिए, नियम तो यही कहता है कि 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। तो ये तो आप ऐसे गणित की भाषा में लिखिए, तो थोड़ी सी आप ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं। दोनों तरीके अपने अपनी जगह पे कारगर सिद्ध होते हैं। अभी आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, है ना? जानकारी होनी चाहिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम कहाँ पे, ये आपका क्या है कि बाईं और रोस्टर रूप है, मतलब एक रोस्टर रूप है। तो इधर वाला देखिए सच दैट लगा, मतलब समुच्चय निर्माण रूप है। अब बोला गया है आपको सही जोड़ी मिलान करना है, ठीक है? मिलान कर देते हैं। चलिए देखो PRINCAPL, तो देखिए अगर आप देखेंगे तो प्रिंसिपल है ना, ये इसका होगा, क्योंकि किसी भी अक्षर को डबल रिपीट नहीं किया जाता। जैसे आई को डबल नहीं किया गया है, तो देखिए नहीं लिया गया है, तो ये ध्यान रखिए। 0 कब आएगा? आप स्वयं सोचिए कि जब हम इसको हल करेंगे, दिमाग लगाइए। अगर आप इसे ऐसे हल करेंगे तो 1 से कट जाएगा, तो उधर क्या 1 - 1, तो x का मान कितना जाएगा? 0। इसको रोस्टर रूप में लिखा है, तो देखिए मतलब 0 इसके कारण आ रहा है। अच्छा 3 ऋण 3 कब आएगा? जब आप इसको हल करेंगे। देखिए x² - 9, ये वर्ग समीकरण है, इक्वल 0, तो x² बराबर कितना हो गया? 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा? +-3, ठीक है? यानी वर्ग हटाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, मतलब दो मान है, एक x का मान आपके पास -3 है और एक आपके पास क्या है? 3 है, ये, और एक बचा हुआ आपका ये है, ठीक है? ये हल हो गया आपका, ठीक। तो रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप से आपको मिलाना था। अब आ जाइए, ठीक। हाँ
अब देखिए वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो चलिए समुच्चय के बारे में अपन बात करते हैं। तो समुच्चय के बारे में अगर हम बात करेंगे थोड़ी सी डिटेल से, तो क्या समुच्चय आपको बनाना था? नहीं, समुच्चय आपको नहीं बनाना है। प्रश्न आपको समुच्चय देगा, मतलब समूह देगा, और समूह देने के बाद आपसे पहचान करवाएगा कि क्या वो समूह जो हम आपको दिया गया है, क्या वो समूह समुच्चय है कि नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे यहाँ के बारे में।